Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हाय एवरीवन, टुडे इज़ माय लेक्चर नंबर 5। आज हम लोग बेसिकली सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बातें करेंगे। तो पिछले लेक्चर में एडिशन ऑफ वेक्टर की बातें हमने कर ली थी और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी हमारे हो चुके थे। आज हम बेसिकली क्या करेंगे, दो वेक्टर्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा हेडिंग क्या रहेगा, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर को जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो एक बात समझते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने एडिशन ऑफ वेक्टर ही पढ़ा है और एडिशन ऑफ वेक्टर ही जानते हैं कि जब कभी भी दो वेक्टर एक साथ किसी पर्टिकुलर पॉइंट या किसी पार्टिकल पर एक्ट कर रहे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो होता है वो रिजल्टेंट हमारा होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसी को रिजल्टेंट बोलते हैं। और दूसरी बात, जो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है मॉड ऑफ आर, या सिंपल आप आर बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और थीटा यहाँ पे क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इतनी बातें हमने पढ़ ली थी। इसका थोड़ा सा डायग्राम भी बना लेते हैं कि दो वेक्टर इस तरीके से हैं। एक वेक्टर आपका ए वेक्टर इस तरीके से लग रहा है और एक दूसरा वेक्टर बी वेक्टर इस तरीके से लग रहा है। इनके बीच का एंगल हमारा थीटा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर इसी के बीच से जाएगा डायगोनली। अगर पैरेललोग्राम बनाए तो ये आपका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर है। आज हम क्या बात करेंगे कि यही दोनों वेक्टर्स हैं, लेकिन ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होगा, है ना। इनसे जो हमारा वेक्टर्स नया मिलेगा उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, उसका क्या डायरेक्शन होगा फर्स्ट वाले वेक्टर से, इसकी बातें करेंगे। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आज बात करते हैं कि जब वेक्टर ए को वेक्टर बी से घटाया जाता है तो सपोज हमने मान लिया कि एक दूसरा वेक्टर क्वांटिटी मिला आर डैश वेक्टर। क्या बोला, आर डैश वेक्टर। जब ए वेक्टर को बी वेक्टर में ऐड करते हैं तो उन दोनों का रिजल्टेंट, ऑब्वियसली रिजल्टेंट जब भी बोलेंगे, जब भी क्वेश्चन में बोला जाता है रिजल्टेंट, तो इसका मतलब एडिशन का ही होता है। सब्सट्रैक्शन का रिजल्टेंट नहीं होता है। रिजल्टेंट का मतलब होता है नेट इफेक्टिव वैल्यू, है ना। जब, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे लैंग्वेज को ध्यान दीजिएगा। मैं बोल रहा हूं जब कभी भी दो वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को सब्सट्रैक्ट किया जाता है तो इन सब्सट्रैक्ट करने पर जो हमारा रिजल्ट, हमारा वेक्टर जो मिलता है उस वेक्टर को हमने माना आर डैश वेक्टर। दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करने पर जो हमारा नया वेक्टर मिलता है उसको मैंने आर डैश वेक्टर बोला। आज हम क्या निकालना चाहते हैं कि इस आर डैश वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड होगा, मतलब व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। यहां क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। और आज हम क्या निकालना चाहते हैं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। क्लियर है। तो आप कैसे करें इसको, अब कैसे करें, तो एक ध्यान से अगर आप बात समझिएगा, आप क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं इस बात को कि अगर मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बोल रहा हूं तो मैं किसी दिन इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि हमें ऐड करना आता है, हमें सब्सट्रैक्ट करना वेक्टर्स को नहीं आता। अब वो तो हम सीखेंगे अभी, लेकिन अभी तक हमें ऐड करना आता है, तो उसी को बेसिस बना के चल रहे हैं, उसी को दिमाग में रख के चल रहे हैं कि उसी से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। तो ध्यान से अगर आप देखें, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर मैंने लिखा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। इसीलिए बुकों में क्या लिखा रहता है कि द सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम ए इज बेसिकली एडिशन ऑफ माइनस ऑफ वेक्टर बी टू ए वेक्टर। मतलब बी वेक्टर को ए वेक्टर में घटाने का मतलब क्या होता है, माइनस बी वेक्टर को ए वेक्टर में जोड़ देना। दोनों एक ही बात है। अगर आप बी वेक्टर को ए वेक्टर में से घटा दे रहे हैं या फिर माइनस बी वेक्टर को ए वेक्टर में ऐड कर रहे हैं तो इन दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर है ना। टुडे वी आर गोइंग टू इवेल्युएट द मैग्नीट्यूड ऑफ द आर डैश, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं निकालना चाहता हूं। कैसे निकालूं, हमें तो यहां पता है कि एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। जब इनके बीच का एंगल थीटा है तो उनके एडिशन
एडिशन का रिजल्टेंट इस तरीके से लिखा जाता है, उनका मैग्नीट्यूड इस तरीके से लिखा जाता है। और अगर जब हम दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, है ना, जब दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, जब दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को ऐड करेंगे, इसका मतलब ये कि हम ये बोल सकते हैं, अगर इन दोनों के हिसाब से अगर हम देखें तो वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो आर डैश वेक्टर होगा। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, आज अब मैं रिजल्टेंट बोल सकता हूं क्योंकि बीच में मैंने प्लस लगा दिया, क्योंकि बीच में प्लस होगा तभी रिजल्टेंट बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि आर डैश बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखा है, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया और मैं अब बोल सकता हूं कि वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा वो आर डैश वेक्टर होगा। चलो अब हम बात करते हैं माइनस बी वेक्टर किधर होगा। हमने नेगेटिव वेक्टर में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है कि बी वेक्टर अगर एक डायरेक्शन में है तो माइनस बी वेक्टर उसका जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन होगा और इक्वल मैग्नीट्यूड का। तो बहुत अच्छे से अगर आप देखें ए वेक्टर तो वैसा का वैसा है, ए वेक्टर को वैसा वैसा बनाएंगे, ये आपका ए वेक्टर है, दिस इज योर ए वेक्टर। एंड बी वेक्टर की अगर बात करें तो बी वेक्टर जस्ट पीछे खींच देंगे, इसको जस्ट इसको क्या कर देंगे, पीछे खींच देंगे, मैंने पीछे खींच दिया, दिस इज योर बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सॉरी। और पहले एंगल कितना था, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा था, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, तो क्या बोलेंगे 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस बी। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा। और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वही आर डैश वेक्टर होगा। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इनका रिजल्टेंट मैं ड्रॉ करता हूं, इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से जाएगा, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर और इसी को मैं क्या बोलता हूं आर डैश वेक्टर। इसी आर डैश वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं। अब तो मैं आराम से फॉर्मूला लगा सकता हूं, क्या फॉर्मूला लगा सकता हूं, क्योंकि ये मैं एडिशन के फॉर्म में मैंने लिख दिया सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को। अब मैं आराम से फॉर्मूला लगा सकता हूं, क्यों, क्योंकि हमें ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल भी पता चल गया है और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पहले पता ही था और बी वेक्टर का भी पता था। और हमने अगर बोला है कि माइनस बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर ही है, तो मैं बोल सकता हूं बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड क्या माइनस बी वेक्टर का होगा। इसे सिंपली हम क्या लिखेंगे बी लिखेंगे, इसे हम सिंपली क्या लिखेंगे बी लिखेंगे। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ए ही लिखेंगे। नेगेटिव वेक्टर्स जो होते हैं उनका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है, इसलिए माइनस लिखा जाता है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो हमेशा सेम होता है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ध्यान से अगर आप देखें तो मैं ऊपर वाला फिगर मिटाता हूं, यहां वाला फिगर मिटाता हूं और यहीं पे मैं फॉर्मूला लिखता हूं। मैं क्या लिखूंगा, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम द एडिशन ऑफ वेक्टर मॉड ऑफ आर डैश इज इक्वल टू, या पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, दो वेक्टर के एडिशन का जो रिजल्टेंट होता है, एडिशन का जो मैग्नीट्यूड होता है, उसे मैं क्या लिख सकता हूं रूट में मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू में कॉस थीटा। मोर प्रिसाइज फॉर्म में मैंने इसको लिखा है, लिखा तो जाएगा आर बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b कॉस थीटा, लेकिन मोर प्रिसाइज फॉर्म में, क्योंकि ए बी क्या है मैग्नीट्यूड है वेक्टर्स का, तो मॉड में लिखना थोड़ा सा अच्छा रहता है ना। तो ध्यान से अगर आप देखें तो हियर मुझे क्या पता है, मुझे पता है वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल, और अब की बार मेरा वेक्टर्स क्या है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर है, उनका रिजल्टेंट आर डैश वेक्टर है। तो अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, यहां पे मैं लिखने वाला हूं कि आर डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट में मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मॉड ऑफ माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ माइनस बी कॉस थीटा। कितना थीटा, थीटा नहीं 180 माइनस थीटा, क्योंकि ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 180 माइनस में थीटा। ये हो गया। बहुत अच्छे से देखिए, इस फिगर को मैं उधर बना देता हूं उस साइड में। बहुत अच्छे से अगर आप देखें तो इसको मैं बस सॉल्व करूंगा इसी को मैं, और मेरा आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या था, ये आपका था ए वेक्टर, दिस इज योर ए वेक्टर, और ये आपका था माइनस बी वेक्टर,
इनके बीच का एंगल कितना था 180 माइनस थीटा, और ये आपका रिजल्टेंट बीच से जाएगा कुछ इस तरीके से, यही रिजल्टेंट आपका आर डैश वेक्टर कहलाएगा। ये थीटा था, बी वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा था। तो बहुत अच्छे से देखें, आर डैश को, आर डैश का मॉड क्या लिख सकता है, सीधा सीधा आर डैश लिख सकते हैं आप, एंड दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूं, और प्लस मॉड ऑफ माइनस बी वेक्टर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहेगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, बी स्क्वायर, यहां क्या लिख सकता हूं 2 इंटू ए इंटू बी, कॉस 180 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूं माइनस कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है। फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो आर डैश का वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो मेरे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो कुछ रिलेट कर रहे हैं, दो वेक्टर के एडिशन का जो मैग्नीट्यूड होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और उनके डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। मतलब बस प्लस माइनस का थोड़ा सा अंतर होता है, प्लस माइनस का थोड़ा सा अंतर होता है। अच्छा, एक बात हो गई। यहां पे एक चीज और पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आर डैश वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ आर डैश वेक्टर। जैसे वहां आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर का आपने डायरेक्शन निकाला था फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर, कितना आया था, tan अल्फा लिया था वहां पे आपने, अल्फा इज द एंगल मेक्स बाय द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर इज tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। उसी तरीके से यहां पे भी आप लिख सकते हैं, यहां पे लिखेंगे तो यहां पे हम मानेंगे कि रिजल्टेंट आर डैश वेक्टर फर्स्ट वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं बीटा एंगल। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा tan बीटा इज इक्वल टू, वहां बी साइन थीटा लिखते थे, यहां क्या लिखेंगे, बाद वाला तो हमारा माइनस बी वेक्टर है, साइन थीटा साइन 180 माइनस थीटा लिख देंगे, अपॉन में आ जाएगा मॉड ऑफ ए फर्स्ट वाला वेक्टर प्लस मॉड ऑफ माइनस बी वेक्टर कॉस 180 माइनस थीटा लिख देंगे, इस तरीके से हो जाएगा। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी के बराबर ही होगा, और आपको कॉस 180 माइनस थीटा और साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा ही होगी, और कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कॉस थीटा हो जाती है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो एक फॉर्मूला आपके पास और बन गया, tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा, माइनस बी कॉस थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको टिप्स पे होने चाहिए, एक मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेक्टर का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं अगर बात कहूं तो एक ही फॉर्मूला याद करो, बस जिस जगह पे कॉस आ रहा है उस जगह पे माइनस लगा दो, बात खत्म। जहां पे कॉस आ रहा है उस जगह पे क्या लगा दो, माइनस लगा दो, आपका काम हो जाएगा। तो ध्यान से अगर आप देखें उस वाले फॉर्मूले में क्या आता था, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। तो जहां कॉस थीटा आ रहा है वहां माइनस लगा दो, तो ये डिफरेंस का फॉर्मूला बन जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। यहाँ क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं तब बातें क्लियर होंगी। आइए डिफरेंस ऑफ वेक्टर में कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। वेरी कॉमन क्वेश्चन, हर जगह पूछा जा चुका है, हर जगह। वो क्या क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा चुका है हर जगह, वो क्वेश्चन ये है कि इफ वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
इज इक्वल टू a vector minus b vector, then find out the angle between vector a and vector b। वेक्टर या वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या मतलब इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो अगर आपसे ये पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा सॉल्यूशन वाले पार्ट में अगर आप देखें तो सॉल्यूशन वाले पार्ट में आप सीधा लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर आपको ऐसे दे रखा है तो अगर दो वेक्टर बराबर हैं तो उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बराबर है, तो उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। तो आप लगा सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और अगर इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, अगर थीटा है तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह पे सिंपल लिख सकता हूं रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। दोनों तरफ का क्या ले लें, दोनों तरफ का आप स्क्वायर ले सकते हैं। स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, इधर 2ab कॉस थीटा है उधर माइनस 2ab कॉस थीटा है, इधर आके ऐड हो जाएगा। तो कितना हो सकता है ये हो जाएगा आपका 4ab कॉस थीटा बराबर 0। सारे देखें आप मल्टीप्लीकेशन में है, इसको क्या कर दिए 4ab को उधर डिवाइड मार दिए, 0/4ab 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, आपके पास एक चीज मिल गई कि कॉस थीटा बराबर 0, और कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। तो क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि दो वेक्टर का एडिशन और दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन बराबर तब हो सकता है व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो हमेशा उनके एडिशन दो वेक्टर का एडिशन और दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन हमेशा बराबर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि if addition of two unit vectors, if addition of two unit vectors is a unit vector, then find magnitude of their difference, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। इस तरीके से ही लैंग्वेज लिखा हुआ था। कुछ लोगों को लैंग्वेज ही नहीं समझ में आई, कुछ लोगों को सवाल ही नहीं समझ में आया क्या है ना। कुछ लोग तो छोड़ के चले गए, कुछ लोग को लैंग्वेज ही नहीं समझ में आई। आइए मैं समझाता हूँ। क्या कर रहा है, एडिशन ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब जब दो यूनिट वेक्टर को ऐड करते हैं तो हमेशा एक यूनिट वेक्टर मिलता है। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर मान लो ना, लेट सॉल्यूशन वाले पार्ट में लेट ए कैप कॉमा बी कैप एंड सी कैप बी 3 यूनिट वेक्टर्स,
3 यूनिट वेक्टर्स। हमने क्या मान लिया, 3 यूनिट वेक्टर्स मान लिए मैंने, ए कैप बी कैप सी कैप, जिसमें ए कैप बी कैप को ऐड करने पे सी कैप उनका रिजल्टेंट आता है, ये माना मैंने। तो ध्यान से अगर आप देखें तो ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू सी कैप, ये गिवन है, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। और कह रहा है फाइंड करने के लिए क्या पूछा है आपसे, फाइंड करने के लिए पूछा है कि इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड पूछा है आपसे, ये पूछा है आपसे। समझ आ रहा है बात? एडिशन ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक बात तो आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन जब इसका आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट में ए कैप का स्क्वायर मॉड ऑफ ए कैप का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी कैप का स्क्वायर माइनस 2 इंटू मॉड ऑफ ए कैप मॉड ऑफ बी कैप कॉस थीटा। तो थीटा तो पता होना चाहिए ना, एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप पता होना चाहिए, इसीलिए आपको ये दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, आप ए कैप प्लस बी कैप बराबर है सी कैप के, तो दोनों का क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, मॉड भी बराबर होगा। और अगर मॉड बराबर होगा तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहीं से एंगल आ जाएगा ए कैप का स्क्वायर प्लस बी कैप का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कैप मॉड ऑफ बी कैप इंटू कॉस थीटा। मैंने मान लिया कि थीटा क्या इनके बीच का एंगल है। और ये क्या हो गया, मॉड ऑफ सी कैप, इसकी यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, 1 और 1 हो जाएगा, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये 2 हो गया, उधर घट गया जाकर, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस में 1/2। और कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी रही होगी, ऑब्वियस सी बात है, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री पर ही -1/2 आती है, मतलब कॉस 120 डिग्री की वैल्यू -1/2, एकदम टिप्स पे आपको याद होना चाहिए। तो थीटा बराबर अगर 120 डिग्री है, बस अब क्या है, इसमें उठा के रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं रूट में मॉड ऑफ ए कैप का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी कैप का स्क्वायर माइनस, ये माइनस प्लस मत भूलिएगा, माइनस 2 इंटू मॉड ऑफ ए कैप मॉड ऑफ बी कैप कॉस थीटा। बस इसकी वैल्यू रख दो, रूट में कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, प्लस ये 1 आ जाएगा, माइनस में 1 इंटू 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, माइनस में 1/2, माइनस में 1/2। ध्यान से देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस 1 आ गया आपका 2, 2 से ये 2 चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1, एंड दिस इज इक्वल टू रूट में 3। मतलब मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू कितना, रूट में 3। दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है नीट में, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज R1 वेक्टर, ऑन रिवर्सिंग, फिर क्वेश्चन में कह रहा है ऑन रिवर्सिंग वेक्टर बी रिजल्टेंट बिकम R2 वेक्टर। फाइंड R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। बात यह है कि इसके 4 ऑप्शन दे रखे थे, मैं आपको 4 ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं लाइन बाय लाइन, देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। ठीक है भाई, आओ चलो देखते हैं। अब मैं अगर बात करूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट आर वेक्टर है, पहले डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए वेक्टर आपका ये है, बी वेक्टर आपका ये है, तो ये आपका बी वेक्टर हो गया, ये आपका ए वेक्टर हो गया,
इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो आपका क्या होगा, R1 वेक्टर है। ये R1 वेक्टर है। इनके बीच का एंगल मान लो कितना है, थीटा। फिर क्वेश्चन ये कहता है कि बी वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स कर देने पर, उल्टा कर देने पर, तो बी वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा किया है, ए वेक्टर को नहीं छुआ है। ए वेक्टर का डायरेक्शन तो ऐसा ही है, बस बी वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया तो माइनस बी वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट जो होता है वो इनका रिजल्टेंट हो जाता है R2 डैश। तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि R1 डैश क्या है, R1 डैश इज बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और R2 डैश जो है, सॉरी डैश नहीं है, R2 वेक्टर जो है ये कितना है, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है, मतलब ये क्या हो गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। क्या करेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, R1 स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो दोनों का मॉड ले लो, दोनों का मॉड भी बराबर होगा। मतलब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, मॉड ले लिया तो R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर मैंने ऑलरेडी लगा दिया है, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मैंने थीटा मान लिया इनके बीच का एंगल, इक्वेशन नंबर 1। और अगर R2 वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, तो फिर से दोनों का मॉड ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, R2 इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर, तो रूट मैं ऑलरेडी स्क्वायर लगा दे रहा हूं, तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, थीटा तो अननोन था, थीटा तो पता नहीं था, हमें सिर्फ ए और बी पता है, तो ए और बी के फॉर्म में ही आंसर आना चाहिए। दोनों को ऐड कर दीजिए, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका कट जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब आएगा, दोनों ऐड करेंगे 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लिया। दिस इज योर आंसर, और ये ऑप्शन में था, ये ऑप्शन में था। अब और आगे बढ़ते हैं, एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर मूव कर जाएंगे। ये सब चीजें आगे सवाल में यूज होती रहती हैं, है ना भाई। थोड़ा सा और अच्छा सवाल लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा सवाल लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है इफ टू इक्वल वेक्टर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू इक्वल वेक्टर्स having magnitude A, having magnitude, इनके पास मैग्नीट्यूड कितना है A, is acting on the particle, acting on the particle या पॉइंट बोल देते हैं, कुछ भी बोल दीजिए आप, चलेगा, at an angle theta, at an angle theta, find magnitude of their difference। इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बता रहा है। ये एक अच्छा सवाल है। इसके बाद एक और अच्छा सवाल लूंगा, फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से अगर आप देखें, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दियर डिफरेंस कह रहा है, तो यहां क्या करेंगे, पहले बना लेते हैं फिगर। मान लेते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। मान क्या लेंगे, थीटा दिया हुआ है ना आपका यहाँ पर कहीं, हाँ दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया है दोनों वेक्टर का। मान लेते हैं एक वेक्टर ए ये इस तरीके से, एक वेक्टर ये ए इस तरीके से, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है ना। इनके एडिशन का, अगर ऑब्वियसली इनके एडिशन का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, और इनके डिफरेंस का अगर मैं क्या करता हूं, इसे ए वेक्टर और बी वेक्टर मान लीजिए, इसे बी वेक्टर मानिए। क्यों,
क्योंकि ए वेक्टर दोनों को नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए नहीं लिख सकते, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू, यहां हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू सिंपल ए, है ना। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बताइए। मान लेते हैं इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस आ गया आर वेक्टर, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इनका डिफरेंस आर वेक्टर आ गया, है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, दोनों तरफ अगर मैग्नीट्यूड लगा देंगे तो ध्यान से अगर आप देखें तो इसको मैं लिख सकता हूं आर आर एंड दिस इज इक्वल टू कितना कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, डायरेक्ट लिख दिया। अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो हम माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे इनके डिफरेंस का। तो ध्यान से अगर आप देखें तो r बराबर क्या, a बराबर b है, तो ये मैंने क्या लिख दिया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a इंटू ए स्क्वायर लिख दिया मैंने कॉस थीटा। a स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकाल दो तो इसकी वैल्यू आ गई a बाहर, रूट में कितना आ गया 2, भी कॉमन कर लिया 1 माइनस कितना बचा कॉस थीटा। ठीक है, आपको कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, मैं लिख देता हूं कॉस थीटा का, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद होगा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है। अगर किसी दिन मैं कॉस थीटा बोलूं तो ध्यान से अगर आप देखें, अगर 2 थीटा है तो यहां एंगल आधा हो गया है। अगर मैं कॉस थीटा बोलूं तो कॉस थीटा बोलने पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा यहां बोलूंगा, अगर थीटा है तो यहां एंगल आधा हो जाएगा, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2। तो सोच के देखो, कॉस थीटा का ऐसा फॉर्मूला यूज करो यहां पर ताकि ये 1 कट जाए, मतलब रूट से मुझे बाहर निकालना है चीजों को। तो मैं क्या करूंगा, कॉस थीटा का ऐसा फॉर्मूला यूज करूंगा, कॉस थीटा का ऐसा फॉर्मूला यूज करूंगा कि ये 1 कट जाएगा, तो कॉस थीटा की जगह पे मैं ये लिख दूंगा, क्योंकि अगर कॉस थीटा की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लिखेंगे तो माइनस के सामने ऑलरेडी वो उसको प्लस कर देगा, इसीलिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। इसमें प्लस 1 है तो जब इसे यहां रखेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, 1 और 1 कट जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो ध्यान से अगर आप देखें तो r का जो वैल्यू बना आपके पास वो बना a रूट में 2 और ये 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये रूट में। ध्यान से देखिए 1 और 1 कट गया, 2 2 2 या 4 4 भी बाहर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा भी बाहर आ गया, तो आपके पास बढ़िया सा उसका मैग्नीट्यूड आ गया उनके डिफरेंस का, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया 2a साइन थीटा बाई 2। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। r बराबर कितना 2a साइन थीटा बाई 2। क्लियर है क्या मेरी बात? अच्छा, तो हमारे पास हो गया 2a साइन थीटा बाई 2, एक बात ये हो गया, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इस टॉपिक को ही पूरा खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन ये कहता है, थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ा दिया हूं क्वेश्चन का, इधर बनाता हूं मैं फिगर को। क्वेश्चन ये कहता है कि ये आपका एक सर्कल है और इस सर्कुलर पाथ पर एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन करता है ऑफ रेडियस r रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन करता है। अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, मान लेते हैं कांस्टेंट स्पीड से, ये इसकी स्पीड यहां पर कितनी है v1 वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर है लेकिन इसकी स्पीड हमेशा हर जगह कांस्टेंट है। ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। दो वेक्टर को आप इक्वल तभी लिख सकते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, जब दोनों का डायरेक्शन सेम। यहां पर ये पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलेगा लेकिन फिर भी मैं v नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा v1 वेक्टर और v2 वेक्टर, बिकॉज इन दोनों का जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन इसका इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों का वेलोसिटी वेक्टर अलग है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। v1 वेक्टर और v2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है सिंपल v है, v मान रहे हैं हम। ठीक, तो क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन ये पूछा, अ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ
विथ कांस्टेंट स्पीड v। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। पार्टिकल ट्रैवलिंग ऑन सर्कुलर पाथ with constant speed v। तो कह रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग एंगल थीटा। तो क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल जब थीटा एंगल कवर कर लेगा तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर में कितना का चेंज आएगा। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी। स्पीड में चेंज नहीं, स्पीड में चेंज तो जीरो होगा। इसके वेलोसिटी में चेंज पूछा है, अब वेलोसिटी में चेंज पूछा है इसका मतलब मैं अलग अलग वेलोसिटी लिखूंगा भाई, डायरेक्शन अलग अलग है तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो वेलोसिटी में चेंज पूछा है तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या पूछा है हमसे पूछा हुआ है, कह रहा है फाइंड, मतलब मैं ये अपने तरीके से बना रहा हूँ कि अगर इनिशियल वेलोसिटी v1 वेक्टर है, फाइनल वेलोसिटी एंगल थीटा घूमने पर आपके पास कितना है v2 वेक्टर है, तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ v2 वेक्टर माइनस में v1 वेक्टर। और हमसे इसका मैग्नीट्यूड पूछ रखा है तो हमसे इसका ये पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो बस अब क्या बात है, स्पीड दे रखा है ना बेटा आपको, v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है आपको, स्पीड दे रखा है, बस आपको क्या करना है, बस आपको क्या पता करना है v1 और v2 के बीच का एंगल, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता करना है, बस कोई खास बात नहीं है। देखो एंगल आ जाएगा यहां से बहुत अच्छे से। अगर आप देखें तो इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, इस वेक्टर को पीछे बढ़ा दो, उस वेक्टर को मैंने आगे बढ़ा दिया, उस वेक्टर को मैंने पीछे बढ़ा दिया, तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किसका है, वेक्टर को आगे बढ़ाया जा सकता है ना भाई, ये तो पढ़ा चुका हूं, ये v1 वेक्टर। और ये जो डायरेक्शन है ये किसका डायरेक्शन है, ये v2 वेक्टर। क्या इनका टेल से टेल मैच कर रहा है, यस सर, इसका मतलब इनके बीच का एंगल जो होगा वो ये होगा। अब ये एंगल मैं कैसे निकालूंगा, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए, ज्योमेट्री यूज करना है, बेसिकली ज्योमेट्री यूज करना है। तो अब ये बताओ वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन सर्कल के टेंजेंट पे होगा, तो मतलब ये 90 है हमारा, ये 90 है हमारा, और ये जो बन रहा है ये हमारा क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, 4 साइड्स है ना, तो चारों का सम कितना होना चाहिए हमारा 360 होना चाहिए। पहले से ये 180 डिग्री बना चुका है, इसका मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होना चाहिए। इसका मतलब ये कि ये वाला एंगल जो बनेगा, ये वाला, ये क्या बनेगा आपका 180 माइनस में थीटा। ये क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना 360, पहले से ये 180 बनाए बैठे थे, इसका मतलब ये दोनों का सम 180 होना चाहिए। ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा। अब बहुत अच्छे से अगर आप देखें तो ये एंगल आपको निकालना था, ये एंगल निकालना था, तो ये तो क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल है ना। और अगर ये कंप्लीमेंट्री एंगल, मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 180 डिग्री, किसी लाइन पर, किसी लाइन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एंगल बनता है पूरा 180 होता है। तो ये पहले से 180 माइनस थीटा बना रखा है, तो ये कितना बनेगा, ये सीधा सीधा थीटा आ गया। कितना आ गया, ये सीधा सीधा आपके पास थीटा आ गया। या ऐसे कर लो ना यार कि थीटा, ये एंगल निकालना है तो 180 में से 180 माइनस थीटा घटा दो, थीटा आ जाएगा, तो थीटा ही आएगा वो। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि जब पार्टिकल जितना घूमेगा, जितना एंगल घूमेगा, उतना ही डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर घूम जाएगा। मतलब वही हमारे दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा, वही हमारे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच का एंगल होगा जितना पार्टिकल घूमेगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो थीटा भी आपको पता चल गया, सब कुछ पता है। अब क्या करना है, बस दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। मॉड ऑफ v वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट में मॉड ऑफ v2 वेक्टर प्लस मॉड ऑफ v1 वेक्टर माइनस 2 इंटू मॉड ऑफ v2 वेक्टर मॉड ऑफ v1 वेक्टर कॉस थीटा है उनके बीच का एंगल। ये प्रूफ कर दिया हमने, है ना, दिया नहीं था,
मैंने प्रूफ किया, दिया तो ये था सेंटर पे एंगल, लेकिन वही एंगल होगा, ये हमने प्रूफ किया अभी दिखा के क्वाड्रिलेटरल से, है ना, ज्योमेट्री बना के। ध्यान से अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई रूट में वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v² कॉस थीटा, वी कॉमन कर लेंगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, v कॉमन हो गया, बचा 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये भी बन जाएगा आपका 2v साइन थीटा बाय 2। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कितना, 2v साइन थीटा बाय 2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपकी किताबों में बहुत दे रखे हैं चेंज इन वेलोसिटी के। कि कोई हवाई जहाज है किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो जब वो 90 डिग्री घूम जाएगा तो कितना चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा, अरे 90 डिग्री घूम जाएगा, थीटा 90 रख दो भाई, थीटा 90 रख दोगे कितना हो जाएगा, 90 बाई 2, 45 डिग्री, 1/√2, 1/√2 मतलब √2 भी हो जाएगा। फिर कहेगा कि हाफ सर्कल घूमने में, सेमी सर्कुलर पाथ में घूमने में, जब वो सेमी सर्कुलर कंप्लीट कर लेता है पाथ अपना, सेमी सर्कुलर पार्ट कंप्लीट कर लेता है तो कितना चेंज इन वेलोसिटी होगा, तो कितना सेमी सर्कुलर पार्ट कंप्लीट करेगा तो एंगल कितना बनाएगा सेंटर पे, 180 डिग्री, 180 रखो तो कितना 180/2 साइन 90 आ जाएगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी 2v हो जाएगा। फिर कहेगा भाई साहब कि 270 डिग्री एंगल घूम गया है तो चेंज इन वेलोसिटी रख देना भाई, रख दोगे तो आंसर आएगा, है ना। यही तरीका है, मैंने जनरल निकाला है कि अगर कोई पार्टिकल थीटा एंगल घूम जाएगा तो कितना चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही, और हमारा डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स खत्म हो चुका है, वो सारी बातें मैं बता चुका हूँ डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स की। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे और पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे और साथ में कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।